तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये होता क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि रियल नंबर्स था। और रियल नंबर्स आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ दिख रहा है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम सीखेंगे कि यूक्लिड्स का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो क्या कहता है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम आगे चल के कैसे HCF निकालने में यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, ये रियल नंबर्स ये आप अच्छी खासी तरह से पढ़ चुके होंगे। हमने प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा ये कवर कर ही लिया था। अब यदि हम आगे देखें तो ये रहा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब ये कहता क्या है, उसको अच्छे से समझते रहना। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। अब इसको अगर हम थ्योरेटिकली समझें तो थ्योरेटिकली ये क्या कहता है कि फॉर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। मीन्स किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे a और b, और उनके लिए क्या एक नए यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से, q और r। वो किस फॉर्मेट में होंगे, किस तरह से होंगे, वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस कंडीशन को। मीन्स a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और आपको इस चीज़ का थोड़ा सा एक हैक बताया जाए कि ये यूक्लिड नाम के जो साइंटिस्ट रहे होंगे या फिर मैथमेटिशियन रहे होंगे, उन्होंने अगर ये थ्योरी या फिर ये अपना नया एल्गोरिथम तैयार किया कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो इसका साइंटिफिकली मीनिंग या फिर मैथमेटिकली मीनिंग बस इतना सा होता है कि ये एक डिवाइड को शो कर रहा होता है। बाकी और कुछ भी इसका मीनिंग नहीं है। ये बस एक डिवाइड को शो कर रहा है। अब डिवाइड को कैसे शो करता है, आइए समझते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में मिलेगा आपको। और यहाँ पे r क्या होता है, वो 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा b से छोटा होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि देखिए ये डिवाइड में कैसे काम करता है। यहाँ पे 8 है, 8 किसका काम कर रहा है, ये हमारे डिविडेंड का काम कर रहा है। मीन्स इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, डिविडेंड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हुआ डिविडेंड। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो ये डिविडेंड हुआ। और यहाँ पे ये जो 2 होगा ये किसका काम कर रहा है, ये डिवाइजर का काम कर रहा है। क्लियर दिख रहा है कि ये डिवाइजर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो 4 है ये किसका काम कर रहा है, ये 4 जो है ये कोसेंट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है उस चीज़ को भी देखेंगे आगे चल के। ये कोसेंट हो जाता है। और यहाँ पे ये जो 0 है ये किसका काम कर रहा है, ये हमारे रिमाइंडर का काम कर रहा है। ये यहाँ पे रिमाइंडर बन जाता है। अब आप अच्छे से देखते रहना और समझते रहना कि ये अगर डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है। मीन्स जो आप कोई भी डिवाइड कर रहे होते हैं वो इन 4 चीज़ों से ही मिलके बना होता है या किसी और चीज़ से बन के बना होता है, आप ही बताइए। इन 4 से अलग क्या आप डिवाइड में कुछ और भी चीज़ें देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते, बस इन्हीं 4 पे पूरा डिवाइड चलता है। अगर आप इसको डिवाइड को थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख के देखें तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, बोर्ड की तरफ सभी देखते रहना। ये जो 2 है ये किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है b का काम, क्योंकि इससे डिवाइड किया जा रहा है। 8 किसका काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है। 4 किसका, q का काम कर रहा है। और ये जो 0 है ये r का काम कर रही है। अब अच्छे से देखिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इन सभी वैल्यूज को a बराबर बी क्यू प्लस आर में पुट कर दीजिए। तो a कितना है आपका 8 है, जो कि ये रहा। b कितना है 2 है, ये रहा। q कितना है 4 है, और r कितना रहा 0। तो आप मुझे बताइए कि LHS बराबर RHS हुई या फिर नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या ये डिवाइड का फॉर्मेट नहीं था? कैसे नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि 8 में आप डिवाइड कर रहे हैं 2 के द्वारा। 8 में अगर आप 2 के द्वारा डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, 4 ही तो मिलता है। मीन्स डिवाइड पूरी तरह से चला जाता है। ये आ जाता है कोसेंट, ये पूरा का पूरा कोसेंट बन जाता है और रिमाइंडर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए कोसेंट आपका 4 हो गया और रिमाइंडर आपका 0 हो गया। मीन्स ये डिवाइड का ही फॉर्मेट है, बाकी इससे अलग कुछ भी नहीं है अगर आप यूक्लिड को पढ़ रहे हैं तो। सिमिलरली 15 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम्स जाता है। मीन्स ये वाला Q का काम कर रहा है, ये वाला B का काम कर रहा है,
ये ए बन जाता है और ये यहाँ पे आर बन जाता है। तो आप इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यूक्लिड के डिवीज़न एल्गोरिथम में, तो यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर मीन्स a इक्वल्स टू 15, b 2 का काम कर रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, q 7 है और यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे 0 इसलिए नहीं रहा क्योंकि डिवाइड कंप्लीट नहीं लग पाया। मीन्स 7 तक पहुँचा, 15 के 14 के पास तक गया, 15 तक पूरा नहीं पहुँचा, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। तो यही हमारा यूक्लिड कहता है कि किन्हीं भी दो यूनिक इंटीजर a और b को आप डिवाइड के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वहाँ पे आपको दो नए यूनिक इंटीजर मिलेंगे q और r, और उनमें आपको क्या रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर आप b के द्वारा a में कोई भी डिवाइड कर रहे हैं तो यूक्लिड साहब ने ये बोला था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको एक नया फॉर्मेट मिलेगा और यही पूरे डिवाइड को आपके को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यही यूक्लिड सर बता के गए हैं। आगे समझते हैं। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि यार इनसे हम HCF तक पहुंच सकते हैं क्या? क्या हम यूक्लिड का यूज करके क्या HCF तक पहुंचा जा सकता है? उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। HCF अगर आपने 8th क्लास में, 7th में या फिर 9th क्लास में कभी सीखा होगा तो HCF में आपको या तो डिवाइड वाला फॉर्मेट सिखाया गया होगा और आगे अगर नहीं भी सिखाया गया होगा तो आगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF निकालना सीख सकते हैं, वो भी आप सीखेंगे, देखेंगे। तो HCF को यदि हम यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से समझने की कोशिश करें तो ये कैसे वर्क करेगा उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो 135 और 225 में आप मुझे बस इतना बताइए कि कौन सी नंबर बड़ी होगी, लेफ्ट वाली या राइट वाली। क्लियरली दिख रहा है कि राइट वाली नंबर बड़ी है, मीन्स 135 225 इन दोनों में 225 बड़ा होगा। अगर ये 225 बड़ा होगा तो आपको क्लियरली पता भी चल पा रहा होगा कि डिवाइड किसका किस में लगने वाला है। मीन्स डिवाइड अगर आप करने भी स्टार्ट करें तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे आप कि 225 में आप 135 से डिवाइड करने वाले हैं। तो जहाँ पे बात आ रही है अगर डिवाइड की और वहाँ पे अगर यूक्लिड की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यूक्लिड भाई साहब के पास पहुँचते हैं और यूक्लिड सर हमारे कहते हैं कि अगर आप किन्हीं भी दो इंटीजर a और b के लिए डिवाइड का फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं तो मुझे लाइए ज़रूर और मैं आपको एक नया फॉर्मेट दूंगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें आपको क्लियरली पता रहता है कि इसमें यहाँ पे a जो होता है वो वाली वैल्यू होती है जिसमें डिवाइड किया जाता है, जिसे आप डिविडेंड बोलते हैं। b क्या होता है? डिवाइजर होता है जिसके द्वारा भाग लगाया जाता है, जिसके द्वारा डिवाइड कर रहे होते हैं आप। और q कौन होता है? जितने टाइम्स आपने डिवाइड किया है, मीन्स कोसेंट, जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है लगातार आप जब डिवाइड करते जाएंगे। r कौन होगा? जो सबसे नीचे बैठा रहता है, जिसे आप रिमाइंडर बोलते हैं, जो बच जाता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप 225 को इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं 135 का यूज करके तो आप कैसे लिखेंगे? आप पक्का ऐसे लिख रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ पे 225 तो दिया गया है, 135 यहाँ पे लिखिए। अब ये कितने टाइम्स इसके बराबर पहुँच सकता है? अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो बहुत बड़ी सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये 225 को क्रॉस कर जाएगा, मीन्स हम 1 टाइम ही लेके जाएंगे, इसको 1 टाइम लेके गए। अब यदि हम 135 इंटू 1 करेंगे तो ये 135 हो जाएगा। कितने की कमी रही? मीन्स 225 तक पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू और हमें ऐड करनी है? मीन्स हमें यहाँ पे शायद 90 और ऐड करना होगा। 90 ऐड करते ही हम यहाँ पे 225 तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। अब क्या यहाँ पे हमें कुछ मिला? क्या HCF आपको कुछ दिखा अभी तक? तब तक HCF नहीं दिखेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। ये सबको पता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिलता है। अब यदि रिमाइंडर 0 करना है तो भाई रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं क्योंकि r तो यहाँ पे 0 आया नहीं। अब क्या करेंगे? अगेन हमें यही सेम लॉजिक अपनाना पड़ेगा। अगेन वी विल अप्लाई
अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमें फिर से यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो अगेन अप्लाई करना होगा। अब अगर हम अगेन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ही मेरे को बताइए कि आप किस किस में यूज करेंगे, क्योंकि इन दो में तो आप यूज कर ही चुके हैं। किस किस में? 225 में और 135 में तो यूज कर ही चुके हैं। अब बच कौन गया? अब यहाँ पे 135 और 90 में कुछ इस तरह से यूज करना है। क्लियरली दिख रहा है, बहुत शानदार ट्रिक, शानदार तरीका बताए देते हैं कि 135 और 90 में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जो बड़ा वाला होता है वो आप लेफ्ट में लिख रहे होते हैं, राइट में बस उसके इक्वल में वैल्यूज ला रहे होते हैं कि जो ताकि आपको LHS बराबर RHS दिख जाए। तो बड़ा वाला यहाँ पे कौन है? 135 है, तो अब की बार 135 को लेफ्ट में लिखना है और 90 का फुल यूज करना है। जो आपका रिमाइंडर बच के आता है उसको आप अब क्या बना चुके होते हैं? डिवाइजर बना चुके होते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये 90 हो जाएगा और 90 से ये अगेन 1 टाइम जाएगा, लेकिन इस बार रिमाइंडर बच जाएगा 45 जो R का काम कर रहा होगा। क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तो अगेन आपको क्या करना होगा? अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगेन हम यूज करेंगे। तो अब की बार किस किस में यूज होने वाला है आप ही बताइए सभी। तो अब की बार यहाँ पे 90 बच जाएगा और फिर 45 बच जाएगा। मीन्स 90 और 45 में कौन बड़ा है? तो 90 बड़ा है। तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 45 यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो अब की बार डिवाइजर का काम कर रहा है। 90 जो यहाँ पे डिवाइजर का काम कर रहा था, अब की बार वो किसका काम कर रहा है? वो डिविडेंड का काम कर रहा है। और रिमाइंडर कितना आया इस बार? इस बार रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो क्या आप इस बात से सेटिस्फाई हुए कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक HCF दिख रहा होगा? अब वो HCF होगा कितना, उस चीज़ को नोटिस करते हैं। सबसे लास्ट में किसके द्वारा रिमाइंडर 0 आया? तो जिसके द्वारा रिमाइंडर 0 आया है वही तो होगा भाई अपना HCF मीन्स 45। तो 45 के द्वारा आया है। तो ये जो 45 है इसको अगर आप नोटिस करें तो ये 45 बेशक HCF होगा, लेकिन ये किस किस का होगा? यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो सबको दिखती है कि HCF ये सिर्फ ओनली 2 क्वांटिटीज़ का होगा, 135 और 225 का। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे ये 2-3 और क्वांटिटीज़ का होगा। किस किस का होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूक्लिड किस किस में लगाया था? 225 और 135 में लगाया था। तो ये HCF होगा 225 का और 135 का। ये बात बिल्कुल सही है। और ये 45 किसका होगा? देख लेते हैं। ये 45 आपने 90 और 135 में भी लगाया है, तो 90 और 135 का भी ये HCF होगा। मीन्स 135 और 90 का भी HCF 45 ही होगा। और किस किस का हो सकता है? और यदि देखें तो ये HCF होगा 45 और 90 का भी यही HCF होगा। मीन्स अगर आपसे ये सभी पूछे जाते हैं कि आप बताइए जी 225 और 135 का HCF कितना होगा, तो आप यूक्लिड के द्वारा क्लियरली बता सकते हैं कि ये 45 इसका HCF होगा। यहाँ पे 135 और 90 का अगर पूछने लगे तो भी 45 होगा, 90 और 45 का पूछने लगे तो वो भी 45 ही HCF होगा। तो बहुत ही शानदार चीज़ है यूक्लिड। और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आगे देखें तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 3 क्वांटिटीज। और वो 3 कौन कौन सी दी गई हैं? क्लियरली आपको दिख रहा है 184, 230, 276। अब आप ही मेरे को बताइए 184, 230, 276 में कौन सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़े हैं। फिर इनसे छोटे ये हैं 230 पे, सबसे छोटे 184 हैं। तो अब यूक्लिड आप लगाना भी चाहते हैं तो किन्हीं भी 2 छोटी क्वांटिटीज़ को पकड़ लीजिए, लास्ट वाली बड़ी को बाद में देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे यूक्लिड यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूक्लिड हमारा कहता है A=BQ + R। तो यहाँ पे जो बड़ी क्वांटिटी है वो कौन सी दी गई है? इस बार थोड़ा स्पीड में करेंगे कि ये 230 है जो कि बड़ी क्वांटिटी इधर आती है, 184। अब 184 से ये शायद 1 ही टाइम जाएगा तो 1 ही टाइम कैंसिल हुआ। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा इस बार? इस बार रिमाइंडर बच जाएगा 46। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, कैलकुलेशन सब बहुत ही ईजी है। 46 इसका
रिमाइंडर बच जाएगा। अब आप अगेन यूक्लिड लगाएंगे तो अगेन यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, अब फिर से हम यूक्लिड एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम अब की बार फिर से काम करेगा और वह किस किस में काम करेगा, 184 में काम करेगा और 46 में काम करेगा। तो 184 इक्वल्स टू 46 इंटू कितने बार जा सकता है मल्टीपल इसका 184 तक, तो ये 4 टाइम्स जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या 4 टाइम ही जाएगा? नहीं, 4 टाइम जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल 4 टाइम चला जाएगा। 4 टाइम चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बार तो दूसरे ही स्टेप में आंसर आ गया, मतलब हम रिमाइंडर तक पहुंच गए, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमको 0 ही चाहिए था। तो इस बार अगर हम देखें तो HCF आपका कितना हो गया मेरे भाई, तो HCF यहाँ पे आपका क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जिस भी क्वांटिटी के द्वारा रिमाइंडर आपका 0 आता है, रिमाइंडर यहाँ पे 46 था लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, मीन्स आपका HCF इसके द्वारा लाया गया है 46 के द्वारा। तो ये 46 ही आपका HCF होगा। लेकिन ये HCF होगा किस किस का, ये HCF यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ का तो ईजिली आपको दिख रहा होगा। कौन कौन का? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिख रहा होगा 184 और 230 का, मीन्स 230 और 184 का यहाँ पे ये HCF दिख रहा है आपको। दूसरा किस किस का दिख रहा है, 184 और 46 का, 184 और 46 का भी HCF यही होगा, 184 और 46 का भी HCF यही होने वाला है। क्या आपके पास तीसरी क्वांटिटी बची थी? बिल्कुल बची थी। तो 276 का आप कैसे निकालोगे? अरे भाई 276 का अगर 46 से आ जाए तो इससे बेहतर क्या होगा, तो क्या हम 46 और 276 में क्या हम डिवीजन का यूक्लिड एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर हम यहाँ पे इसको यूज करके देखें तो कितना होगा, 276 इक्वल्स टू 46 इंटू, देखिए बड़ा हैक अच्छा बता देते हैं डिवाइड करने का। तो यहाँ पे ये 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 चाहिए, तो आपको लगभग 6 तक तो मल्टीप्लाई करना ही चाहिए अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही 0 लाना है। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 0 आ जाएगा? आ ही जाना चाहिए। 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 3 27, तो ये 276 ही आ गया और रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर पहली बार में ही 0 आ गया, तो यहाँ पे HCF या किसका भी काम कर जाएगा। यहाँ पे अगर हम HCF की बात करें किस किस में, 276 और 46 में, तो यहाँ पे भी HCF हमको 46 ही नज़र आया। तो यहाँ पे हमको 3 जगह HCF दिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 क्वांटिटीज़ का, फिर इन 2 क्वांटिटीज़ का, और फिर जो बाद वाली हमारी 2 क्वांटिटीज़ थी, मीन्स कौन कौन, 46 और 276, इनमें भी आपको यही HCF मिला कि 46 ही होगा। अगर आप इन तीनों, चारों या 6 का HCF देखें और किन्हीं भी 3 को आगे पीछे लिखें, आगे पीछे जो आपको दी गई हैं कि 184, 230 और 276, इन तीनों का कंबाइन आपको HCF बताना है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 46 ही वर्क कर रहा है। किन्हीं भी आप पेयर्स को देख सकते हैं, 230 को इसके साथ पेयर बना दो 276 के साथ, 230 और 276 का भी पेयर बना दो तो भी HCF आपको 46 ही दिखेगा। 184 का अगर आप 276 के साथ पेयर बना देते हैं तो भी आपको 46 ही HCF दिखेगा, और 184 का 46 के साथ पेयर बना देते हैं तो भी आपको HCF 46 ही दिखेगा। मीन्स अल्टीमेटली आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक ही में, या फिर 3 टर्म दिए जाते हैं, 3 अलग अलग नंबर्स दी जाती हैं, वहाँ पे भी आप HCF इजीली निकाल सकते हैं। मीन्स आपको एक ऐसी कॉमन नंबर देखनी होती है जिससे सभी में डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, वही आपका HCF कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 136170255। अगर आप इसको खुद से बनाना चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं कि यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करके आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कैसे बनाएंगे। तो आप किन्हीं भी 2 छोटी क्वांटिटीज़ को पकड़िए। पहले छोटी क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी दी गई हैं, 136 और 270। तो यहाँ पे हम A = BQ + R यूज करेंगे। अब A का वैल्यू यहाँ पे 270 है, इसका वैल्यू 136 है। 136 से ये ऑलमोस्ट कितने टाइम्स चला जाएगा, क्या 2 टाइम्स चला जाएगा?
अगर हम 2 टाइम्स करके देखें तो शायद 2 टाइम्स नहीं जा पाएगा, सॉरी ये 170 है, तो यहाँ पे ये 170 दिया गया है, मिस्टेक से इतना लिख गया है, तो इसको भी आप 170 ही कर लें। यहाँ पे ये 170 है, ये भी 170 है, तो 136 इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पे 136 इंटू 1 करेंगे तो 170 तक पहुँचने के लिए हमें कितने की कमी चल रही है, तो हमारे पास 34 की कमी चल रही है। 34 की कमी रही, तो क्या अभी आपका यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसने वर्क किया? अभी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे R0 नहीं आया है। R0 नहीं आया है तो अगेन यूज करेंगे, अगेन इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यूज करेंगे इसमें। अब किस किस क्वांटिटी में यूज करेंगे, ये क्वांटिटी भी आप लिख सकते हैं कि अब की बार हम यूज करने वाले हैं 136 और 34 के लिए। तो 136 को 34 से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ऑलमोस्ट कितने टाइम्स ये चला जाएगा, क्या 4 टाइम्स चलने वाला है, 4 टाइम्स पूरी तरह से चला जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 4 4 16 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 136 प्लस 0 आ जाएगा। मीन्स 2 स्टेप के बाद हम ऑटोमेटिकली 0 तक पहुंच गए, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। अगर हम यहाँ पे HCF की बात करें तो हमारा HCF आपको कितना दिख रहा है, किसके द्वारा आपको 0 मिला, 34 के द्वारा 0 मिला, तो 34 आपको दिख रहा है। और ये किस किस का HCF होगा, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल HCF था 170 और किसका 136 का। अगेन ये किस किस का आया है, 136 और 34 का भी यही आया है, 136 और 34 का भी HCF यही आया है। क्या आपके पास तीसरी क्वांटिटी बची है? बिल्कुल बची है, 255 बची है। तो क्या 255 और जो आपका HCF आया है, अब की बार HCF कितना आया था, 34 आया था, इन 2 क्वांटिटीज़ के लिए आया था, क्या तीसरी के भी लिए भी आ जाएगा? तो 34 हमारा ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यही हमारा 34 आंसर होगा, तीनों का HCF बन जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करेंगे यूक्लिड वाला, तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्या यहाँ पे ये वर्क करेगा? अभी पता चल जाएगा। तो A 255 है, इसको 34 से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये कितने टाइम्स जाने वाला है? अगर हम करके देखें इसको, तो अगर करके देखेंगे 34 से तो ऑलमोस्ट कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स करके देखें क्या? 8 टाइम नहीं, 7 टाइम्स करके देखते हैं, 7 टाइम्स चलेगा। 7 टाइम्स हमने किया तो ये कितना हो गया, 7 4 28 हो गया, 7 3 21 और ये 23 238 और 238 जो आया है इसमें कितने का कमी रहा? अब की बार ये 17 का कमी रहा। बिल्कुल यही होगा, कैलकुलेशन आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं कि 34 इंटू 7 प्लस 17। क्या इस बार 17 बच गया? बिल्कुल बच गया। तो इसका मतलब 34 ने वर्क नहीं किया, 34 0 तक नहीं पहुंचा पाया। तो 34 0 तक नहीं पहुंचा पाया। अब आपका दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हम 34 को बिठा चुके हैं HCF, यहाँ पे तो दूल्हा ये बन चुका है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और नया दूल्हा मिलने वाला है आपको, तो बारात ये किसी और की में आ गए आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखना मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा कि 34 इंटू 17 प्लस 17, 34 इंटू 7 प्लस 17 आया है। तो अब यहाँ पे हम अगेन यूज करेंगे, अगेन A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यूज करने वाले हैं। मीन्स अब की बार फिर से हम यूक्लिड लगाएंगे, और यूक्लिड अब की बार तैयार बैठे हैं हमारे 34 और 17 के लिए। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि 34 और 17 में यूक्लिड लगाए जाएंगे। किस तरह से लगाए जाएंगे? 34 में 17 इंटू 2 प्लस 0। तो इस बार कौन हीरो बना? 17 बना। तो HCF किसके द्वारा आया? तो HCF आया 17 के द्वारा। अब ये 17 अगर HCF आया है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर HCF 17 आया है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस किस में दिख रहा है? क्या 255 और 34 के लिए दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जब 255 और 34 के लिए 17 HCF दिख रहा है, तो क्या इन दोनों के लिए 17 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 34 के थ्रू किस तक पहुंचे हम? 17 तक पहुंचे, और 34 से ही इस तक पहुंचे थे, इस तक पहुंचे थे और इस तक पहुंचे थे। मीन्स इन दोनों के द्वारा हमको जो HCF मिला था वो 34 मिला, 34 और इन दोनों के द्वारा मिला हमें 17। तो अल्टीमेटली हमको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के लिए भी 17 ही वर्क करने वाला है। मीन्स आपका HCF यहाँ पे
170 और 36 के लिए भी यही होगा, 136 और 34 के लिए भी यही होगा। और जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है, क्या मेंशन है कि क्वेश्चन में आपको इन तीन का पूछा गया था कि 136, 170 और 255, क्या इनके लिए भी HCF 17 होगा? बिल्कुल होगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपने यूक्लिड के द्वारा इजीली पता कर लिया कि 17 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो बात समझ में आई होगी कि 3 में भी आपको स्पेशल केसेस मिल सकते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके द्वारा 0 हुआ है, लास्ट में रिमाइंडर आपका आया है, वही उन सभी को चेन के द्वारा ले जाएगा। मीन्स इस 17 के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल 34 तक पहुँचे, फिर 255 तक, फिर बाद में इन दोनों तक भी पहुँचे, 170 और 136 तक भी 17 के द्वारा हम इजीली HCF के रूप में पहुँच सकते हैं। ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q को कोई ना कोई इंटीजर दिया गया है, कोई ना कोई इंटीजर बोला गया है, और आपसे पूछा गया है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमको बताइए जो कि सिर्फ इसी फॉर्मेट का होना चाहिए। इन 3 फॉर्मेट से अलग कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं होता है। अब इसमें आप यूक्लिड का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो यूक्लिड का यूज़ करके देखते हैं कैसे वर्क करेगा यूक्लिड। हमारा यूक्लिड कैसे काम कर सकता है? तो यूक्लिड्स का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो आपको क्लियरली पता है कैसे वर्क करता है, A = BQ + R। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको या तो 6q + 1 मिलना चाहिए, या 6q + 3 मिलना चाहिए, या 6q + 5 मिलना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप इसका कंपैरिजन इससे करके देखें तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि BQ + R, और ये बाई चांस A के इक्वल है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करके मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो 6 तीनों में कॉमन है, क्या वो V के बराबर होगा कि नहीं होगा? B के बराबर बिल्कुल हो सकता है। क्यों? यहाँ पे भी मैच कर रहा है आपको, लेकिन R लगातार चेंज हो रहे हैं। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि मेरे भाई जो B है उसका वैल्यू आपको 6 लेना ही होगा। अगर आपने B 6 ले लिया है और आप डिवाइड किस में कर रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहा होता है कि A क्या चीज़ है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, B क्या होता है, डिवाइजर होता है, Q कौन होता है, कोसेंट होता है, R क्या होता है, R यहाँ पे रिमाइंडर होता है। और इनसे ही मिलके आपका कुछ ना कुछ डिवाइड बना होता है, जो भी डिवाइड आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिवाइजर के द्वारा ही डिवाइड किया जाता है। किस में? डिविडेंड में डिवाइड किया जाता है। तो मीन्स ये आपको फॉर्मेट आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा कि B के द्वारा A में डिवाइड किया जा रहा है। जब B के द्वारा A में डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे B आपको 6 मिल चुका है। तो अगर आप A में डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी इंटीजर है ये, और इसमें आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ही हमको बताइए या फिर अपने माइंड को खुद बोलिए कि इसका रिमाइंडर कितना आ सकता है। अगर हम इस टाइप के डिवाइड को कर रहे हैं और यहाँ पे आपको जो A दिख रहा है और जो B दिख रहे हैं वो किस तरह से हैं कि जो 6 है उससे आप डिवाइड कर रहे हैं, किस में? A में कर रहे हैं। ये हमको नहीं पता है कि ये कितने टाइम्स जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आपसे पूछा गया है कि ये रिमाइंडर कितना होगा। तो आप रिमाइंडर कितना बताएंगे? या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 6 हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 हुआ तो वो एक बार तो एटलीस्ट उसका डिवाइड उसमें चला ही जाएगा। तो मीन्स ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो आपका डिविडेंड होता है उससे या तो एक डिजिट छोटा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर का मतलब क्या हुआ कि उसमें कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो 0 से लेके इसके पास 5 पॉसिबिलिटी ये और एक्स्ट्रा है, तो मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो R है आपका वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ये रिमाइंडर हो जाएगा
तो आप ही बताइए यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या होने वाला है। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, अब ये हमको बोलता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं उनको बताइए। तो आपके पास वैल्यूज हैं, a का वैल्यू कितना है पता ही नहीं है, b का वैल्यू कितना है 6 है, और q तो q ही है, लेकिन r कितना है बार बार चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 आया, सेकंड केस में कितना आया 1 आया, थर्ड केस में r कितना आ रहा है क्लियर आपको दिख रहा है 2 है। इससे अलग नेक्स्ट केस में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, अगले केस में कितना आ रहा है 6q प्लस 4 आ रहा है, और इससे अगले केस में कितना आ रहा है 6q प्लस 5। यही 6 केसेस होंगे जिनके अनुसार यूक्लिड आपको आगे तक प्रोसीड करेगा इस क्वेश्चन के लिए कि भाई मुझे अगर ऑड इंटीजर्स तक पहुंचना है तो मैं यहाँ तक तुमको पहुँचा दिया हूँ, अब आप खुद पहचान करिए कि ऑड इंटीजर आपको कौन कौन देने वाला है इन 6 केसेस में। तो आप सभी खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि ये बताइए a इक्वल्स टू 6q है, q यहाँ पे इंटीजर है, q उसने बोला है कि सम इंटीजर कुछ ना कुछ इंटीजर रहा होगा। अगर मैं q का वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये 6 आएगा, q का वैल्यू मैं -1 भी लेता हूँ तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, q का वैल्यू 2 लिया जाता है तो ये 12 हो जाएगा, और q का वैल्यू -2 लिया जाता है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। मीन्स रहेगा तो ये इवन नंबर, इवन रहेगा या ऑड रहेगा, इवन इंटीजर ही रहेगा। तो मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये तो इवन होगा। क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो 6q है इसको आप 2 × 3q लिख सकते हैं, और जो चीज़ 2 का मल्टीपल होती है वो तो हमेशा इवन नंबर होती है। कोई भी नंबर आप अपने दिमाग में सोच लो जो 2 का मल्टीपल हो। आप यदि माइनस का 100 बात कर रहे हो तो वो 2 × 50 होती है माइनस का, तो कितना हो जाती है माइनस के 100। अगर आप प्लस के 990 का बात कर रहे हैं तो आप उसमें 2 से ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 6q प्लस 1 की बात की जाए तो आपने ये तो पता कर लिया मेरे भाई कि ये जो 6q था ये कैसा था, ये तो इवन था। अगर इवन नंबर में +1 किया जाए, कोई भी इवन नंबर देख लो आप अपने माइंड में, कोई भी इवन नंबर, और उसमें 1 जोड़ दो, वो 100% ऑड नंबर बन जाती है। कैसे? आप यहाँ पे कोई भी इवन नंबर लाए 100, उसमें 1 ऐड किया आपने तो कितना बन गई 101, ये तो ऑड नंबर बन गई। ऑड बनी या इवन? ऑड बन गई। अब यहाँ पे कोई और इवन नंबर लाइए, जो इवन नंबर आपको बहुत अच्छी लगती हो, कोई भी इवन नंबर लाइए। चलो यहाँ पे इंटीजर का बात कर लेते हैं जो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लेके आए -96। अब -96 में आपने फिर से 1 ऐड किया तो कितना आया -95। ये कैसा होता है? ये तो ऑड इंटीजर है, ये तो ऑड नंबर हो गई। तो ये जो 6q प्लस 1 कंप्लीट रिजल्ट होगा, ये कैसा होगा? ये कोई ऑड नंबर होगा। लेकिन आपसे बोला गया था पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की गई थी, तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए, q की जगह पे पॉजिटिव नंबर्स डालिए। q की जगह पे अगर आप पॉजिटिव नंबर्स डालेंगे तो आपको सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही मिलेंगे ना। तो ये हो जाते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं 6q प्लस 2 का। तो 6q आपका कैसा था, आप ही बताएं सभी। 6q आपका इवन नंबर था। 6q इवन था कि नहीं था? अगर 6q इवन था और इवन नंबर में आप +2 कर देते हैं, आप फिर से एग्जांपल समझ लीजिए कि आप यहाँ पे कोई भी इवन नंबर लेते हैं, जैसे आपने लिया 1000 और उसमें आपने +2 कर दिया तो ये कितना हो गया 1002। क्या ये इवन नंबर नहीं है? बिल्कुल इवन नंबर ही बनेगा, ये हमेशा इवन नंबर की तरह वर्क करेगा। जैसे आपने 8 लिया, 8 में 2 ऐड करिए, ये 8 आपका इवन नंबर था, 8 में आपने 2 ऐड किया, ये 10 आया, ये भी इवन नंबर है। आप यहाँ पे नेगेटिव का भी काम कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए उसने मना कर दिया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, तो हम पॉजिटिव में ही ट्रीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 6q प्लस 2 जो होगा ये हमेशा इवन का रिजल्ट देगा। तो इवन वाले आपको 2 दिख चुके हैं, ऑड वाला ये दिखा है, तो इससे हमें काम है, तो इसको अभी लाइन में रखेंगे कि 6q प्लस 1 हमारा काम करेगा आगे चल के। अब बात करते हैं
6q प्लस 3 की। 6q हमारा कैसा था, इवन नंबर था, हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि 6q हमारा इवन आया था। इवन में आप 3 जोड़ रहे हैं, आप कोई भी इवन नंबर लाइए, 16 लाए, इसमें 3 ऐड किया तो कितना आया, 19 आया। ये तो और नंबर बन गई भाई, ये तो और नंबर बन गई। अब यहाँ पे आप लेके आए 20, 20 में भी आपने 3 ऐड किया, कितना हो गया 23, ये भी और नंबर बन गई। मीन्स आप कोई भी इवन नंबर लाइए उसमें 3 ऐड करिए तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हमेशा एक ऑड की तरह ही ट्रीट करेगा, ऑड की तरह ही ट्रीट करेगा, ऑलवेज ऑड की तरह वर्क करेगा। आप इतना तो समझ ही लीजिए कि आप किसी भी 2 इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे इस केस में हुआ था, इवन और इवन को ऐड किया था तो इवन आया था, और गलती से आप इवन और ऑड को ऐड कर रहे हैं तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे इवन और ऑड को ऐड किया, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो आपको ऑड नंबर मिला। यहाँ पे क्या था, इवन नंबर, और यहाँ पे भी इवन नंबर, दोनों इवन इवन, तो इवन नंबर आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसा है ये वाला केस, इस वाले केस को भी समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला केस जो आपको दिया गया है, ये इसमें इवन नंबर है 6q, और 4 भी कैसा है, इवन। तो 2 इवन नंबरों को ऐड किया जाता है तो कितना आता है, इवन ही आएगा। ये तो भाई इवन नंबर का केस हो गया। आप क्लियर भी देख सकते हैं कि 6q की जगह पे आप कोई भी इवन नंबर डालिए, जैसे आपने डाला यहाँ पे 22, और 22 में आपने 4 ऐड किया तो 26 हो जाएगा, वो भी एक इवन नंबर ही होगा। यहाँ पे अगर डिस्कस करते हैं तो ये कितना है, इवन नंबर है 6q, और उसमें आपने 5 को ऐड किया, 5 कैसा है, ऑड नंबर। तो इवन में ऑड ऐड करने पे ऑलवेज आपको ऑड मिलेगा। और इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 6q की जगह पे आप कोई भी इवन नंबर डिस्कस करिए, कोई भी अपने दिमाग में इवन नंबर सोचिए। जैसे आपने 32 सोचा, अब 32 में 5 ऐड कर दो तो कितना आया, 37, और 37 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 48 में 5 ऐड किया तो कितना है, 53, और 53 भी कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इवन के भी 3 केस मिले, ऑड के भी 3 केस मिले। अब आपसे पूछा क्या गया था कि हमको तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का केस चाहिए था। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर हम केस डिस्कस करें तो वो क्या हो जाएगा, आप सभी देखिए इधर बोर्ड की तरफ। अगर आपसे बोला गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्मेट में आपको मिल सकते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपको किस फॉर्मेट में मिलेंगे, यहाँ पे आप खुद देखिए अपनी नज़रों से कि ऑड इंटीजर पहला क्या मिलेगा, 6q प्लस 1 के फॉर्मेट में मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम बता रहा है। ये यहाँ पे ऑड, ये इवन, ये इवन, इनको लेना ही नहीं है। यहाँ पे ये दूसरा ऑड आ चुका है, ये पूरा का पूरा हमको दूसरा ऑड मिल जाता है जो कि 6q प्लस 3 के फॉर्मेट में मिलेगा। तीसरा ऑड हमको क्या मिला, 6q प्लस 5, मीन्स 6q प्लस 5। क्या आपको ये तीनों नहीं पूछे गए थे, इन तीनों को ही तो पूछा गया था मेरे भाई। तो आपके आंसर्स आपको मिल चुके हैं कि आपको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए और यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके चाहिए तो वो हमेशा 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, इन ही 3 फॉर्म के आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। कोई परेड हो रही है जो आप देखते होंगे कि रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे जो भी परेड वहाँ पे हेल्ड की जाती है, कंडक्ट की जाती हैं, उनमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पहले आर्मी का बैंड चल रहा होता है और उसके पीछे आर्मी की कोई ना कोई सेना की टुकड़ी चल रही होती है परेड करते हुए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम डिस्कस किया गया है कि 32 मेंबर्स यहाँ पे ये आर्मी बैंड वाले हैं, ये सभी आर्मी बैंड वाले चल रहे हैं आगे आगे, और पीछे पीछे कौन चल रहे हैं, पीछे पीछे इनके यहाँ पे आर्मी कंटिजेंट चल रही है, मीन्स आर्मी की कोई सेना की टुकड़ी चल रही है। इसमें 616 मेंबर्स हैं और इसमें 32 मेंबर्स हैं। अब आपसे बोला गया है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो जितने भी दोनों ग्रुप हैं इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, मीन्स अगर ये फर्स्ट कॉलम है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये अगर फर्स्ट कॉलम है तो इसके जस्ट पीछे ही फर्स्ट कॉलम आना चाहिए यहाँ पे इस तरह से। दूसरा कॉलम अगर इधर का लेंगे तो ये भी इसके जस्ट पीछे होना चाहिए कि ये दूसरा कॉलम होगा।
मीन्स इसके जस्ट पीछे दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम, कुछ इस तरह से ये चलते रहने चाहिए। मीन्स एक भी अलग नहीं जाना चाहिए, एक ही लाइन में चलते रहने चाहिए, एक ही कॉलम में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब अधिक से अधिक नंबर्स कॉलम्स की क्या हो सकती है जिसमें कि वो मार्च कर रहे हैं, जिसमें कि वो परेड कर रहे हैं, जिसमें कि वो चल रहे हैं, सभी के सभी। तो आप ही बताइए कि क्या पॉसिबल हो सकता है इसका, कितने कॉलम्स होंगे, जल्दी से करिए क्वेश्चन को, कितने कॉलम्स हो सकते हैं। तो सभी बताएंगे इसका आंसर, एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम्स को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू एक्स। हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को x मान लिया, जिसमें कि हमारी आर्मी की जो सेना की टुकड़ी है वो भी मार्च करेगी और आर्मी के बैंड के जो लोग हैं वो भी मार्च करेंगे। अब ये अगर हमने x माना है और हमारे पास 32 जो पर्सन्स हैं वो अगर आर्मी बैंड वाले हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के लिए सेम रहेंगे, चाहे वो आर्मी बैंड वाले हों, यहाँ पे ये आर्मी बैंड वाले हैं, ये 32 हैं, तो ये x इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक और नई क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा y मान सकते हैं, t मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये y हुआ। अब ये y किस चीज़ को डिनोट कर रहा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। y होंगे वो सभी लोग जो इन सभी कॉलम्स में 1 बाई 1 खड़े होंगे, मीन्स प्यूपिल, या फिर यहाँ पे मेंबर ही यूज करेंगे जो मेंबर क्वेश्चन में दिया गया, मेंबर्स दोज मार्चिंग इन आर्मी बैंड। जो आर्मी बैंड में मार्च कर रहे हैं वो सभी हमारे वाई की तरफ चले जाएंगे। अब आप खुद सोच के देखिए, आप खुद बताना कि ये 32 मेंबर्स थे और इनको बाई चांस हमने इन 4 कॉलम्स में मार्च कराना है। और अगर हमको इन 4 कॉलम्स में मार्च कराना है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ हमारा, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। और इन सभी में हमको, तुम खुद सोच के बताइए कि अगर यहाँ पे 4 कॉलम हैं तो प्रत्येक कॉलम में नंबर सेम होना चाहिए। उसने खुद बोला है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमको बताना है और 2 ग्रुप्स में मार्च कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम नंबर हमको बताना है कॉलम्स का कि जिसमें वो मार्च कर सकें और जिनमें वो सभी के सभी एक ही कॉलम में रहें, एक ही कॉलम में अगर एक जैसे लोग लिए जा रहे हैं। तो किस तरह से कि अगर बैंड वाले हैं तो बैंड वाले सेम संख्या एक कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में भी सेम संख्या, तीसरे में भी, चौथे में भी, मीन्स ताकि वो अगले वालों को मैच कर सकें। अब कैसे कि अगर यहाँ पे 4 कॉलम हैं तो यहाँ पे प्रत्येक में कितने कितने पीपल रखने होंगे, आपको कितने कितने मेंबर रखने होंगे, 8 रखने होंगे कि नहीं रखने होंगे। अगर आप 4 कॉलम में 32 को अरेंज करना चाह रहे हैं तो प्रत्येक में 8 रखना होगा। कुछ इसी तरह से आपको 616 भी तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जो y लिया गया है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये 8 मेंबर्स को। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया है, ये नंबर डिफरेंट भी आ सकती है आगे चल के, ये अलग भी आ सकती है, ये 4 कॉलम भी ना होके कुछ ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। तो ये आपको खुद देखना होगा, अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब ये आर्मी बैंड वाले हो गए x इंटू वाई जो 32 को डिनोट कर रहे हैं। अब की बार हम बात करेंगे आर्मी कंटिंजेंट के लिए, तो उसमें कितने हैं, 616 मेंबर्स हैं। लेकिन ये जो x है क्या ये एक्सचेंज होगा, क्या ये एक्सचेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, आप मुझे बताइए कि अगर ये आर्मी बैंड वाले इधर चल रहे हैं 4 कॉलम में, तो आर्मी कंटिंजेंट वाले भी तो 4 कॉलम में इनके जस्ट पीछे चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे? इनके लिए भी तो 4 ही कॉलम होंगे। तो यहाँ पे x तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, x पूरी तरह से फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो आपने y यूज किया था आर्मी बैंड वाले लोगों के लिए, अब की बार यहाँ पे आप कोई और नया वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल लिया यहाँ पे z। अब यदि हम z वेरिएबल लेते हैं तो ये जो z है ये किन को डिनोट कर रहा है, मेंबर्स
मार्चिंग इन आर्मी कंटिजेंट, जो आर्मी की जो सेना की टुकड़ी है उसमें जो मार्च कर रहे हैं वो हमारे जेड वाले हो जाएंगे। अब आप खुद बताइए कि 32 और 616 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ये x कॉमन दिख रहा है। अगर ये x कॉमन दिख रहा है और x वाला उसने कॉमन क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर बताना है इसका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम के लिए आप किसके पास जाएंगे? 32 और 616 का मैक्सिमम ऐसा कॉमन नंबर देखना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, जो दोनों में कॉमन हो। मीन्स क्या? HCF, इनडायरेक्टली HCF ही तो पूछा है। अब HCF अगर आपसे पूछा है किस किस का, HCF आपसे पूछा है 32 और 616 का, तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं? यूक्लिड का यूज करेंगे। यूक्लिड क्या कहता है? A = BQ + R। मीन्स 616 को यहाँ पे रखिए, 32 से ये कितने टाइम्स जाएगा? करिए सभी, मल्टीप्लाई करिए। तो 32 का अगर हम 20 टाइम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 600, और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 19 टाइम करके देखते हैं। तो 19 टाइम किया तो कितना हो गया? ये हो गया 38, और ये हो जाएगा 38 ही होगा, और यहाँ पे 608, और यहाँ पे जब 608 आया तो 8 की कमी रही, और ये हो गया प्लस का 8। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो ये आपको 100% 608 ही मिलेगा। ये 608 और 8 कितना हो जाएगा? 616। तो 19 टाइम्स आपका डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर यहाँ पे 8 आ चुका है। रिमाइंडर यहाँ पे 8 आया, क्या 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमको दोबारा यूज करना होगा, दोबारा यूज करेंगे। A = BQ + R अगेन। यही तो हमारा यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अगेन यूज करेंगे। अब की बार किस किस में यूज करने वाले हैं हम? 32 में यूज करने वाले हैं और 8 में यूज करने वाले हैं। तो 32 = 8 × 4 + 0। इस बार तो आ गया ना हीरो, 0 आया ना। तो अब की बार अगर 0 आ चुका है तो 0 आने पे आपका HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बताएं। तो HCF अब की बार हो जाएगा 8। अब ये 8 किस किस का HCF रहा? ये रहा 32 का और 616 का। मीन्स हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमको इन दोनों का ऐसा मैक्सिमम नंबर कॉमन देखना है जो इन दोनों में मिल जाए, क्योंकि हमारा x तैयार है कॉमन के लिए। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिला? 8 नहीं मिला, 8 ही तो मिला। तो इन दोनों में ये आर्मी बैंड वाले लोग हैं और ये आर्मी कंटिजेंट वाले लोग हैं। तो सेना की टुकड़ी और बैंड वाले लोगों में कितने कॉलम्स? 8 कॉलम्स। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो आपके पास कितने कॉलम्स रहे होंगे? ये यहाँ पे रहे होंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये कहना क्या चाह रहा था कि यहाँ पे 8 कॉलम्स लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आर्मी बैंड वाले लोग होंगे। और यहाँ पे चलो आर्मी बैंड नहीं, पहले हम आर्मी की टुकड़ी की बात करते हैं, आर्मी कंटिजेंट। ये पीछे चल रहे हैं और यहाँ पे आगे जो चल रहे हैं वो हमारे बैंड वाले लोग होंगे, जस्ट इनके आगे आगे। ये भी 8 ही कॉलम्स में चल रहे हैं। अब यदि ये 8 कॉलम्स में है, ये आर्मी बैंड वाले थे। आर्मी बैंड वाले कितने थे? 32 थे, ये थे 616। तो आप खुद बताइए कि अगर इनको आप 8 कॉलम्स में बांट रहे हैं तो यहाँ पे कितने कितने लोग आ जाएंगे? 4 4 4, यहाँ पे 4 4 4, सभी में आएंगे कि नहीं आएंगे? 4 8 जा 32 आया। और ये जो 4 4 आए हैं ये किसका काम कर रहे थे? ये जो 4 4 4 आप रख रहे थे यही तो 4 y का काम कर रहे थे। और x का काम कौन कर रहा है? x का काम यहाँ पे 8 कर रहा है। आप लिख भी सकते हैं x का काम 8 कर रहा है, y का काम 4 कर रहा है, तभी तो 32 आया। अब 616 के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो 616 के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे क्योंकि इनके जस्ट पीछे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 8 से इसमें डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ पे टोटल पर्सन्स कितने आ जाएंगे? आप बताइए। तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये भी 7 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 77 प्रत्येक में रहेंगे। ये भी 77, ये भी 77, ये भी 77,
प्रत्येक में आपको 77 दिखने वाले हैं। ये सभी 77 होंगे। ये किसका काम कर रहे हैं? ये z का काम कर रहे हैं और ये x का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे x का काम 8 ही करेंगे। दोनों के देखिए, दोनों के लिए कॉमन क्या था? नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि 8 रहे। तो पहले वाले में आर्मी बैंड में कितने लोग रहे? प्रत्येक कॉलम में 4-4 लोगों को खड़ा कर दिया गया 1 by 1। यहाँ पे देखिए प्रत्येक में 4-4 खड़े होंगे, ऐसे ऐसे करके ये 4-4 होंगे अगर हम आर्मी बैंड की बात कर रहे हैं। और पीछे इनके जस्ट पीछे जो सेना की टुकड़ी चल रही होगी उसमें प्रत्येक में ये 8 ही कॉलम होंगे, 8 ही कॉलम रहेंगे, लेकिन प्रत्येक में 77 आ रहे होंगे पीछे पीछे उनके। तभी ये आपका परफेक्ट क्वेश्चन बनता है HCF के रिगार्डिंग, और जो कि हमने यूक्लिड से सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। आपको क्या बोला गया है कि जो आपका प्रत्येक इंटीजर होता है वो जब इवन होता है तो वो किस फॉर्मेट का होता है? 2q का, और जब वो ऑड होता है तो वो 2q plus 1 का होता है। क्या ये बात सही है? अभी डिस्कस कर लेते हैं। यूक्लिड हमारे कहते हैं, यूक्लिड भाई साहब के पास पहुँचे हम, उन्होंने बोला कि मुझे बुलाने आए हो तो मुझे ले जाने से पहले इसके पास जाओ, a=bq प्लस आर के पास पहुंचो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो a=bq प्लस आर को हम ले आए। अब यहाँ पे जब हम इनको ले आए तो आप ही बताइए कि जब हम इवन की बात करेंगे तो भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि 2q तक पहुँचा दीजिए हमको, ऑड की बात कर रहे हैं तो 2q प्लस 1 तक पहुँचा दीजिए। लेकिन हमारे यूक्लिड साहब कह रहे हैं कि a=bq प्लस आर होना चाहिए। तो जब ये bq प्लस आर होना चाहिए तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 2q प्लस 0 नहीं लिख सकते? आप इसको लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे सभी के सभी, क्या ये किस फॉर्मेट में आपको नहीं दिख रहा है कि bq प्लस आर जैसा नहीं दिख रहा है? ये bq प्लस आर, ये भी bq प्लस आर जैसा दिख रहा होगा। पीछे देखिए, आगे भी देख लीजिए, तो ये दोनों तरफ से आपको bq प्लस आर जैसा दिख रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने कॉमन नोटिस की कि ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये b है, लेकिन यहाँ पे q आ रहा है और यहाँ पे 0 1 r है। मीन्स b का वैल्यू कहीं ना कहीं 2 आने वाला है। जब b का वैल्यू 2 है और आप यूक्लिड के थ्रू क्या कर रहे होते हैं? आप क्या कर रहे होते हैं? b के द्वारा डिवाइड कर रहे होते हैं a में, b के द्वारा a में डिवाइड कर रहे होते हैं, जबकि b आपको मिल चुके हैं कितने? 2। तो 2 से डिवाइड किया जा रहा है a में, तो आपको रिमाइंडर कितने मिलना वाला है? रिमाइंडर जो मिलेगा वो रिमाइंडर कितना होगा भाई? या तो 0 हो सकता है, जब आप डिवाइड 2 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 1 हो सकता है। 2 तो होने वाला है नहीं, 2 से कम ही होगा या फिर 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर परफेक्ट बन जाएगा, आपका परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, या फिर 1 होगा। तो 0 या 1 होगा। अब रिमाइंडर भी आपको मिल चुका है, डिवाइजर भी है, डिविडेंड भी है। तो भाई यूक्लिड के पास ही पहुंचो ना इन सब चीज़ों को लेके। जब आपके पास पूरा डाटा आ चुका है तो अब आप शुद्ध रूप से लिख दीजिए, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपने यूज किया तो ये कहते हैं कि a=bq प्लस आर है। तो a कितना है आपके पास? सभी देखकर बताइए। a तो आपका a ही है, b कितना है? 2q। फर्स्ट टाइम में r कितना आया? 0 आया। सेकंड टाइम में r कितना आया? 1 आया। अब आप अच्छे से सोच के बताइए कि a=2q प्लस 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पे a में, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करने पे a में, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो रहा है। तो आप ये चीज़ बताइए, ये क्वांटिटी पूरी की पूरी होगी क्या? जब आप a में डिवाइड कर रहे हैं 2 से और रिमाइंडर आपको मिल रहा है 0, तो अगर यहाँ पे 2q और q यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर है, उसने खुद बोला है कि q एक इंटीजर है। अब आप यहाँ पे q कोई ना कोई इंटीजर रखना, q यहाँ पे कोई भी इंटीजर रखिए तो आपको क्या मिलने वाला है? q यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर रखना है, क्योंकि उसने पॉजिटिव का नाम दे दिया है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ पे q की जगह पे आप 1 रखिए तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। q की जगह पे 2 रखिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा।
क्यू की जगह पे 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो क्या ये इवन नंबर होगी कि नहीं होगी, ये ऑलवेज आपको इवन नंबर देने वाला है, लेकिन किसकी, पॉजिटिव की, क्योंकि अगर आप क्यू यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर मिल जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। अगला डिस्कस करते हैं, अगले क्या कह रहे हैं कि a इक्वल टू 2q प्लस 1, q की जगह पे कोई भी इंटीजर डालिए यहाँ पे, जैसे आपने 1 डाला तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3, और नंबर आया। q की जगह पे 2 डालिए, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, ये भी ऑड ही चल रहा है। 3 डालिए, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, ये भी कितना रहा, ये भी आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही मिला। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर कभी भी आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर की तरफ जाना है तो वो किस फॉर्मेट का रहेगा, वो 2q फॉर्मेट का रहेगा। 2q प्लस 0, मतलब 0 को ऐड करने पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, 2q रूप का ही रहा, 2q फॉर्म का ही रहा। और ये 2q प्लस 1 फॉर्मेट का रहेगा, कब, जब वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या यही नहीं पूछा गया था आपसे कि अगर आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताना है तो वो 2q प्लस 1 का रहेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर बताना है तो आपको कैसा मिलेगा, 2q फॉर्मेट का मिलेगा। यही आपको डिस्कस करने को दिया गया था क्वेश्चन में। आपने यूक्लिड के थ्रू बहुत इजीली कैसे क्वेश्चन सीखे ये आपने खुद समझा। इस पूरे लेक्चर में आपने HCF भी निकाले, 2 नंबर्स के, 2 से ज़्यादा नंबर्स के, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी किए जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, आर्मी वाला जो अभी आपने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस क्लास से, और अगली क्लासेस भी बहुत ही अच्छी होने वाली हैं रियल नंबर्स पे, उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।